अगर प्रॉब्लम है स्टैंडर्ड वगैरह में, रिवीजन की जरूरत है, तो फिर उसको रिवाइज करते हैं। तो जब फ्रॉड सामने आए तो
जी, कल हमारा टेस्ट 1 हुआ था और हमारी रूटीन ये है कि जिस वीक में टेस्ट होता है, जिस दिन टेस्ट हुआ उसके एक दिन के बाद उस टेस्ट की डिस्कशन करनी होती है क्लास में, ताकि स्टूडेंट को जो भी प्रॉब्लम्स टेस्ट में आई हैं उनको डिस्कस किया जा सके। जो कल हमारा टेस्ट हुआ था, आज हम उसकी डिस्कशन करने जा रहे हैं, लेकिन जो इसके बाद जितने भी टेस्ट होंगे उनमें रूटीन हमारी ये होगी कि अगर ट्यूसडे को टेस्ट हुआ है हमारा, तो वेडनेसडे को आपको क्वेश्चन पेपर और सॉल्यूशन दोनों क्लास में इसी तरह डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। आपको एक दिन का टाइम दिया जाएगा, घर जाके उनको पढ़ें और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उनको साइड पे लिख लें, क्योंकि क्लास में हो सकता है इमीडिएटली आपके जहन में कोई क्वेश्चन ना आ सके, क्योंकि आपने अभी डिटेल में क्वेश्चन पेपर को या सॉल्यूशन को हो सकता है ना पढ़ा हो। तो उसके बाद जो नेक्स्ट डे होगा, यानी ट्यूसडे को टेस्ट हुआ है, तो वेडनेसडे आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन दिया जाएगा रीडिंग के लिए, ठीक है, और क्वेश्चंस जो है वो नोट करने के लिए। तो जो थर्सडे हुआ करेगा, इसमें हम क्लास के स्टार्ट में पहले टेस्ट को डिस्कस किया करेंगे, उसके बाद फिर आगे लेक्चर की तरफ चला जाएगा। क्लियर है चीज? लेकिन चूंकि पहला टेस्ट था हमारा और इसमें कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी नहीं है, इसलिए हम इसकी डिस्कशन जो आज कर रहे हैं। इसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, पूछना चाहते हो किसी किस्म का क्वेश्चन, तो पूछ लीजिए जी। अकॉर्डिंग टू मार्क्स, देखें सम टाइम ऐसा तो हमारी कोशिश होती है कि मार्क्स के लिहाज से टाइम एलोकेट करें, लेकिन सम टाइम अगर ऐसा होता है कि आपको लगता है कि जी क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन ज्यादा थे, तो इसमें भी आपकी प्रैक्टिस ही है, क्योंकि एग्जाम प्रेशर भी होता है ना। देखिए हमने दोनों चीजों का साथ लेके चलना होता है। अब जाहिर है एग्जाम जैसा प्रेशर जो है वो हम आपको कॉलेज लेवल पे प्रोवाइड नहीं कर सकते। जो एग्जाम का प्रेशर है वो आपको एग्जाम हॉल में बैठ के ही फील होगा, तो उसकी वजह से भी हमारी परफॉर्मेंस 20% के करीब इफेक्ट होती है। तो यूं समझिए आपने जो प्रिपरेशन करनी है वो 100% नहीं बल्कि 120% लेवल पे करने हैं, ठीक है। तो इसलिए कभी कभार ऐसा होगा कि थोड़ा आपको लगेगा कि क्वेश्चन पेपर जो है टेस्ट थोड़ा लेंथी है टाइम के हिसाब से, तो ये भी आपकी एक तरह से प्रैक्टिस है, नर्व्स टेस्ट है आपके, कि आप प्रेशर में कैसे काम करते हैं और क्या आप उस टारगेट को अचीव कर लेते हैं विद इन प्रेस्क्राइब टाइम। तो अपनी प्रैक्टिस से समझिए इसको और सब्र कीजिए इसके ऊपर जी। और कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी इसमें जी? क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट, प्रोफेशनल जजमेंट कह रहा है डिफाइन प्रोफेशनल जजमेंट एंड लिस्ट 2 एरियाज वेयर प्रोफेशनल जजमेंट इज अप्लाइड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। प्रोफेशनल जजमेंट हमने डिफाइन कर देना है, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ क्यूमुलेटिव ऑडिट नॉलेज एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग, और उसके बाद 2 एग्जांपल्स देनी है किसी भी एरियाज की। हमने एग्जांपल डिस्कस की थी, जैसे प्रोफेशनल जजमेंट अप्लाई की जाती है रिस्क असेसमेंट में, ट्रू एंड फेयर व्यू डिसाइड करते हुए, ऑडिट प्रोसीजर डिटरमिन करते हुए कौन से परफॉर्म करने चाहिए, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन हो गया कि नहीं इसमें, ठीक है। तो बहुत से एरियाज हैं जिनमें प्रोफेशनल जजमेंट अप्लाई करते हैं। हाँ, इसमें एक और जो अहम चीज है वो क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 में सबसे अहम चीज ये थी कि क्या आपने मटीरियलिटी की कैलकुलेशन करके उसे शो करवाई है कि नहीं, ठीक है। ये सबसे अहम चीज थी। जिन स्टूडेंट्स ने मटीरियलिटी की कैलकुलेशन करके शो करवाई, इसका मतलब उन्होंने केस स्टडी सॉल्व की है, लेकिन जिन्होंने केस को पढ़ के इनहेरेंट लिमिटेशन रिप्रोड्यूस कर दी हैं, इसका मतलब उन्होंने इस केस स्टडी को केस स्टडी नहीं रहने दिया बल्कि उससे रटे वाला क्वेश्चन बना दिया, ठीक है। तो इसमें अहम चीज ये थी जी, बाकी इजी था। कोई क्वेश्चन नहीं? आज के लेक्चर की तरफ चलें। जी, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम। आज हम क्या स्टडी करने जा रहे हैं? आज हम सीखेंगे कि जब हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करना है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करने के लिए कितनी अप्रोचेज हैं। मैं इसका लिंक डेवलप कर दूं अपने प्रीवियस लेक्चर के साथ। देखिए हमने चैप्टर 3 स्टार्ट किया था। चैप्टर 1 में पढ़ा 5 एलिमेंट्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट, उसके बाद हम 1 बाय 1 इन एलिमेंट्स को डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर 3 में हम एविडेंस को डिस्कस कर रहे हैं डिटेल में। चैप्टर 3 के स्टार्ट में हमने पहले पढ़ा कि ऑडिटर ने सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना है। अब फिर हमने डिस्कस किया सफिशिएंट क्या होता है, एप्रोप्रिएट क्या होता है।
एविडेंस समझ आ गया। नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा ये था कि अच्छा एविडेंस ऑब्टेन करना है तो कैसे करेंगे, प्रोसीजर परफॉर्म करके। तो प्रोसीजर वाले एरिया में हमने ये सीखा कि ऑडिटर के पास 7 टाइप्स ऑफ प्रोसीजर हैं और वो इन 7 टाइप्स ऑफ प्रोसीजर को 3 फेजेस ऑफ ऑडिट में अप्लाई करता है। वो 3 फेजेस ऑफ ऑडिट कौन से हैं? रिस्क असेसमेंट है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटेंटिव प्रोसीजर। यानी उन्हीं 7 प्रोसीजर या उनमें से कोई कॉम्बिनेशन उसको रिस्क असेसमेंट में भी यूज करेगा, उसको टेस्ट ऑफ कंट्रोल में भी यूज करेगा और उसको सब्सटेंटिव प्रोसीजर में भी यूज करेगा। ठीक है, जैसे हमने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स पढ़ते हुए उनकी एग्जांपल्स देखी, उनमें वो 4 प्रोसीजर डिस्कस कर रहा था। टेस्ट ऑफ कंट्रोल में ऑफिशियली उसने हमें डेफिनेशन में कोई एग्जांपल नहीं दी, लेकिन सब्सटेंटिव प्रोसीजर पर गए तो उसने हमें 2 एग्जांपल दी, एक एनालिटिकल प्रोसीजर और एक टेस्ट ऑफ डिटेल। एनालिटिकल प्रोसीजर तो हमारा 7 में से वो एंड पे जो प्रोसीजर आता है वो है 7वां प्रोसीजर, और जो टेस्ट ऑफ डिटेल है ये बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ अदर 6 प्रोसीजर, उनका कंबाइन नेम है टेस्ट ऑफ डिटेल। ठीक है, यानी सब्सटेंटिव प्रोसीजर में हमें समझा रहा है आप एनालिटिकल प्रोसीजर भी परफॉर्म कर सकते हैं, और बाकी के जो 6 प्रोसीजर है उसने उनका अलग से नाम देने की बजाय लिख दिया कि वो टेस्ट ऑफ डिटेल्स हैं, वो भी परफॉर्म कर सकते हैं। अब उसने एनालिटिकल प्रोसीजर को अलग से स्पेसिफाई क्यों किया सब्सटेंटिव प्रोसीजर में? इसलिए कि प्रैक्टिकली एनालिटिकल प्रोसीजर बाकी के प्रोसीजर से ज्यादा इनके ऊपर गाइडेंस की जरूरत समझी जाती है कि प्रोवाइड की जानी चाहिए, इसलिए इन्हें ज्यादा डिटेल में डिस्कस किया गया, वो आगे चल के एक चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये हमारे फेजेस 7 टाइप्स ऑफ प्रोसीजर, और उनको हमने 3 फेजेस में परफॉर्म करना है। फेजेस कौन से हमारे? रिस्क असेसमेंट, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सब्सटेंटिव प्रोसीजर। कल के लेक्चर में जहां हमने बात खत्म की थी वो ये थी कि ऑडिटर ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करने के लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मिस स्टेटमेंट डिटेक्ट करने के लिए सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करना है। कल हमने यहां तक बात की थी। आज हम यही से इस कंसेप्ट को आगे लेके चलते हैं कि जब हमने सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करना है तो फिर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेरीफाई करने के लिए क्या दुनिया में कोई एक ही अप्रोच है या एक से ज्यादा अप्रोचेस हैं? ये हमारा आज का कंसेप्ट है। आज हम सीखने क्या जा रहे हैं कि कल के लेक्चर में हमने ये सीखा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करने के लिए सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करना है। अब ये सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करने के लिए ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वेरीफाई किया जाए, क्या दुनिया में एक ही अप्रोच है या एक से ज्यादा अप्रोचेस है? तो हमारा आज का ऑब्जेक्टिव जो है, हमारे सामने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, उनके ऊपर फोकस कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हम किन अप्रोचेस के जरिए से वेरीफाई कर सकते हैं। तो अप्रोचेस जो हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करने के लिए वो 2 हैं। एक अप्रोच है डायरेक्शनल टेस्टिंग अप्रोच और दूसरी अप्रोच है असर्शन टेस्टिंग अप्रोच। डायरेक्शनल टेस्टिंग अप्रोच जो है ये एक पुरानी ओल्ड अप्रोच है, अब ये यूज नहीं होती। जो लेटेस्ट मॉडर्न ऑडिटिंग में अप्रोच है वो असर्शन टेस्टिंग अप्रोच है। देखिए, किसी भी प्रोफेशन में, इवन अगर साइंस की फील्ड है, उसमें भी आप नोट करते होंगे कि आज से 100 साल 200 साल पहले कुछ चीजों के बारे में साइंस का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट था, आज उसकी अप्रोच डिफरेंट है। तो जब साइंस में डिफरेंट थियरीज, डिफरेंट अप्रोचेस चेंज हो सकते हैं बाय द पैसेज ऑफ टाइम, तो क्या आज जो हम ऑडिट कर रहे हैं आज से 100-150 साल पहले भी ऐसा ही ऑडिट होता था? इसका जवाब है नहीं। पहले स्टार्ट में ऑडिट अप्रोच डिफरेंट होती थी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कैसे वेरीफाई करना है इसका तरीकाकार डिफरेंट होता था। आज जो तरीकाकार है वो डिफरेंट है। तो आज का तरीकाकार समझने से पहले जरूरी है कि हम ये देखें कि पहले किस अप्रोच के मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई किया जाता था और उस अप्रोच में प्रॉब्लम्स क्या थी जिनकी वजह से हम उस अप्रोच को छोड़ के तो लेटेस्ट मॉडर्न अप्रोच जो है असर्शन टेस्टिंग अप्रोच, इसकी तरफ आना पड़ा। तो पहले जो अप्रोच यूज होती थी वो होती थी डायरेक्शनल टेस्टिंग अप्रोच। डायरेक्शनल टेस्टिंग अप्रोच में वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेरिफिकेशन करने का कंसेप्ट क्या था, पॉइंट ऑफ व्यू क्या था? पॉइंट ऑफ व्यू ये था, उस वक्त के ऑडिटर ये कहा करते थे कि हम ऑडिट करेंगे डायरेक्शनल टेस्टिंग अप्रोच के मुताबिक। डायरेक्शनल टेस्टिंग अप्रोच में बेसिक कंसेप्ट क्या है कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एरियाज को चेक करेंगे कि कहीं ये एरियाज ओवरस्टेटेड तो नहीं या अंडरस्टेटेड तो नहीं। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कोई एरिया ना ओवरस्टेटेड है और ना ही अंडरस्टेटेड है तो एज्यूम किया जाएगा कि वो फेयरली स्टेटेड है। और अगर आप देखें तो सरसरी तौर पे ये लॉजिकल ओपिनियन लगता है कि अगर हम किसी भी एरिया को देख ले जो उसकी अमाउंट होनी चाहिए ना उससे ज्यादा है, जितनी अमाउंट होनी चाहिए ना उससे ज्यादा है और ना उससे कम है, तो इसका मतलब है वो ठीक है। इसी असम्पशन के मुताबिक वो ऑडिट करते थे। डायरेक्शनल टेस्टिंग में किस चीज को टेस्ट किया जाता था एरियाज की, कि वो ओवरस्टेटेड तो नहीं और अंडरस्टेटेड तो नहीं।
जब साबित हो जाता था कि कोई एरिया ना तो ओवरस्टेटेड है ना ही अंडरस्टेटेड है, इसका मतलब क्या है, फेयरली स्टेटेड है, रिपोर्ट दे दिया करते थे। हाँ, इसमें ओवर स्टेटमेंट को चेक करते हुए फोकस करते थे डेबिट आइटम्स पे, और अंडरस्टेटमेंट के लिए चेक करते क्रेडिट आइटम्स। यानी डेबिट आइटम्स को चेक किया जाता था, ओवरस्टेटेड तो नहीं, क्रेडिट आइटम्स को चेक किया जाता था, वो अंडरस्टेटेड तो नहीं, डायरेक्शनल टेस्टिंग में। यहां पे एक सवाल जहन में आता है कि डेबिट आइटम्स को अगर ओवरस्टेटमेंट के लिए चेक किया जाता है तो इन्हें अंडरस्टेटमेंट के लिए क्यों नहीं किया जाता? डेबिट आइटम अंडरस्टेटेड में तो हो सकते हैं। क्रेडिट आइटम्स को चेक किया जाता था कि अंडरस्टेटेड तो नहीं है, क्रेडिट आइटम्स को ओवरस्टेटमेंट के लिए क्यों नहीं चेक किया जाता? यानी डायरेक्शनल टेस्टिंग में हमने देखना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डिफरेंट एरियाज ना तो ओवरस्टेटेड होने चाहिए ना अंडरस्टेटेड, लेकिन इस चेक में करने में हम डेबिट आइटम्स को चेक करते थे ओवरस्टेटेड ना हो, क्रेडिट आइटम्स को चेक करते थे अंडरस्टेटेड ना हो, और बस। भाई क्रेडिट डेबिट आइटम्स को ओवरस्टेटमेंट के लिए चेक किया, अंडरस्टेटमेंट के लिए क्यों नहीं किया? ये क्वेश्चन जहन में आता है। क्रेडिट आइटम्स को अंडरस्टेटमेंट के लिए चेक किया कि अंडरस्टेटेड तो नहीं है, ओवरस्टेटमेंट के लिए क्यों नहीं चेक किया? इसका जवाब ये है कि डबल एंट्री हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती है डबल एंट्री काउंटिंग सिस्टम पे। डबल एंट्री काउंटिंग सिस्टम में जब कभी किसी एक एरिया पे इफेक्ट आता है ट्रांजैक्शन का, तो अपोजिट इफेक्ट किसी ना किसी दूसरे एरिया पे जरूर आता है। तो जब आप डेबिट आइटम्स को चेक कर लेते हैं ओवरस्टेटेड तो नहीं है, तो डबल एंट्री सिस्टम की वजह से अपोजिट इफेक्ट क्रेडिट आइटम ओवरस्टेटेड तो नहीं ऑटोमेटिकली चेक हो जाता है। इसी तरह क्रेडिट आइटम्स को जब आप चेक कर लेते हैं अंडरस्टेटेड तो नहीं है, तो डेबिट आइटम ऑटोमेटिकली चेक हो जाती है अंडरस्टेटेड नहीं है, क्योंकि उसका दूसरा इफेक्ट इधर आ रहा होता है। एग्जांपल से समझते हैं। फर्ज कीजिए हमने देखना है कि अक्रूड एक्सपेंसेस अंडरस्टेटेड तो नहीं। अब ये अक्रूड एक्सपेंसेस जो हैं लायबिलिटी, डेबिट आइटम है क्रेडिट आइटम? देखेंगे डायरेक्शनल टेस्टिंग में अंडरस्टेटेड तो नहीं है। अगर हम देख रहे हैं कि अक्रूड एक्सपेंसेस अंडरस्टेटेड नहीं है, तो जरा सोचिए, एडजस्टमेंट अपने जहन में लेके आइए। अक्रूड एक्सपेंसेस का दूसरा इफेक्ट किधर जाता है? एक्सपेंस अकाउंट में। जैसे सैलरी एक्सपेंस डेबिट, अक्रूड सैलरी जो है आउटस्टैंडिंग सैलरी क्रेडिट। तो अगर हमने सोचिए ये देख लिया कि अक्रूड एक्सपेंसेस अंडरस्टेटेड नहीं है, तो क्या ये भी साबित नहीं हो जाएगा कि हमारे जो डेबिट एक्सपेंसेस हैं वो भी अंडरस्टेटेड नहीं है? अप्रोच समझ आ रही है इसकी? इसीलिए डायरेक्शनल टेस्टिंग जो है इसमें हम डेबिट आइटम्स को चेक करते हैं सिर्फ ओवरस्टेटमेंट के लिए, क्रेडिट आइटम्स को चेक करते हैं अंडरस्टेटमेंट के लिए। और जब साबित हो जाता है कि कोई एरिया ना तो ओवरस्टेटेड है ना ही अंडरस्टेटेड है, तो फिर ऑडिटर किस कंक्लूजन पे पहुंच जाता था कि वो एरिया फेयरली स्टेटेड है। अरसा दराज तक इस डायरेक्शनल टेस्टिंग के मुताबिक ऑडिट होते रहे। फिर उसके बाद कुछ फ्रॉड सामने आए, और आपको पता है जब कभी फ्रॉड सामने आते हैं फिर आईफैक की टीम रिसर्च करने पहुंच जाती है कि जी क्यों फ्रॉड है, कोई प्रॉब्लम है, स्टैंडर्ड वगैरह में रिवीजन की जरूरत है, तो फिर उसको रिवाइज करते हैं। तो जब फ्रॉड सामने आए तो देखा डायरेक्शनल टेस्टिंग अप्रोच अब फेल हो गई है। फ्रॉड के एग्जांपल बहुत सी दी जा सकते हैं, सिर्फ एक एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूं जिससे यह साबित होगा कि डायरेक्शनल टेस्टिंग अप्रोच में डेफिशिएंसी थी। और क्या डेफिशिएंसी थी, फिर उसको हमने दूर कैसे किया, ये असर्शन टेस्टिंग अप्रोच में सीखेंगे। एक ऑडिटर ऑडिट करने के लिए गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कंपनी के फिक्स एसेट्स में आ रहा था बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग। उसने कहा जी ये लैंड आपने जो है वो कहां पे है? फॉर एग्जांपल क्लाइंट ने बताया सर ये माल रोड पे है। ऑडिटर ने कहा जी मैंने ये देखना है, मेरे डायरेक्शनल टेस्टिंग अप्रोच ये कहती है कि देखो कि कोई भी एरिया ओवरस्टेटेड या अंडरस्टेटेड तो नहीं है। तो मैंने ये देखना है, तुमने यहाँ पे 100 मिलियन लिखा हुआ है, मैंने ये देखना है कहीं ये जो लैंड है ये 100 की बजाय 120 या 80 मिलियन की तो नहीं है, तो मुझे लेके चलो, मैंने वेरिफिकेशन करनी है। टीम जो क्लाइंट था वो ऑडिटर को लेके जगह पे चला गया, लोकेशन पे जो उन्होंने लैंड परचेज की थी। ऑडिटर ने उस लैंड का सारा एरिया मेजर किया कि कितना एरिया है इसका। फिर उसके बाद जो करीबी कुछ प्रॉपर्टी डीलर्स थे उनके पास गया और उनसे कहा जी बताइए इस जगह का रेट क्या है। उस रेट के लिहाज से उसने कैलकुलेशन की तो उस जगह की जो वैल्यू तकरीबन उतनी ही आ रही थी जितनी बैलेंस शीट में रिकॉर्ड हुई थी, तकरीबन 100 मिलियन। अब देखें 100 मिलियन चेक हो गया, ना एरिया ओवरस्टेटेड ना ही अंडरस्टेटेड। ऑडिटर ने रिपोर्ट दे दी, अनमोडिफाइड रिपोर्ट। उसके बाद पता चला कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फ्रॉड था। इन्वेस्टिगेशन हुई तो चीज सामने आई कि वैल्यू उस प्रॉपर्टी की 100 मिलियन थी, ना ओवरस्टेटेड था ना अंडरस्टेटेड था। मसला सिर्फ इतना था कि वो प्रॉपर्टी क्लाइंट की अपनी नहीं किराए की थी। अब देखें डायरेक्शनल टेस्टिंग ओवरस्टेटमेंट चेक कर रही है, अंडरस्टेटमेंट भी चेक कर रही है, इसका फोकस सिर्फ अमाउंट्स पे है। अब इस तरह के फ्रॉड जिसमें वो एसेट क्लाइंट का है ही नहीं, डायरेक्शनल टेस्टिंग अप्रोच जो है इनको एड्रेस नहीं कर पाते थे।
इसीलिए आईफैक ने कहा कि ये डायरेक्शनल टेस्टिंग अप्रोच आज से खत्म, इसकी जगह पे हम एक ऐसी अप्रोच लेके आएंगे जो इससे ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होगी, जो इससे ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होगी। उसमें ना सिर्फ ये ओवर स्टेटमेंट अंडर स्टेटमेंट ये भी चेक हो रही होंगी, लेकिन इसके अलावा दूसरे एंगल से भी हम एरियाज को चेक करेंगे ताकि इस तरह के फ्रॉड जो हैं अगर हैं तो वो सामने आ जाए हमारे। तो पता चला कि कैसे हमने शिफ्ट किया डायरेक्शनल टेस्टिंग से लेटेस्ट अप्रोच असर्शन टेस्टिंग अप्रोच की तरफ। अब आज जो अप्रोच है जो हमें आईफैक ने दी है कि अब आपने असर्शन टेस्टिंग अप्रोच के मुताबिक ही ऑडिट करना, इस अप्रोच को असर्शन टेस्टिंग अप्रोच कहते हैं। अब यहां पे यह समझना जरूरी है कि असर्शन क्या है, असर्शन क्या है यह समझना जरूरी है। इसमें एक चीज तो ध्यान में रखिएगा, क्लास के जो शुरू के लेक्चर में मैंने आपको बताया था हम कोशिश करेंगे हर कंसेप्ट को पहले कंसेप्चुअली समझें और फिर इसको टेक्निकल वर्ड्स में याद करें। ठीक है, अगर टेक्निकल वर्ड्स जो कि हमारे सीनियर ऑडिटर्स ने लिखे हुए हैं बाज़ औक़ात उनकी लैंग्वेज हमारी समझ से बाहर हो जाती है। जैसे असर्शन की जो डेफिनेशन हमें ओरिजिनल स्टैंडर्ड्स में किताबों में दी गई है वो ऐसी है कि उसको पढ़ के एक प्रोफेशनल को तो समझ लग जाएगी क्या कह रहा है, एक स्टूडेंट को समझ नहीं लगती। इसीलिए आपने रट्टा लगाने के लिए एग्जाम में लिखने के लिए तो वही डेफिनेशन याद करनी है जो कि किताब में है असर्शन की, लेकिन कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए मैं आपको असर्शन की जो डेफिनेशन दे रहा हूं इसको हमने समझना है। कह रहा है असर्शन क्या है, असर्शन है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव या एंगल्स टू टेस्ट व्हेन वेरीफाइंग एन एरिया ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। असर्शन क्या है, ये वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है, ये वो एंगल्स हैं जिनको हमने टेस्ट करना है। कब? जब हम किसी भी एरिया ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई कर रहे होंगे। असर्शन क्या है, असर्शन आर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स और एंगल्स टू टेस्ट व्हेन वेरीफाइंग एन एरिया ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब आगे इसकी मजीद एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं, अभी मैंने पूरा एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन मुझे यह बताइए अगर हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करना है असर्शन टेस्टिंग अप्रोच से, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करना, तो मुझे बताइए हमें कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कितनी चीजें हैं जिनको वेरीफाई करना पड़ेगा? वो 5, वो कौन कौन सी चीजें हैं? हाँ बिल्कुल, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, नोटशुदा अकाउंट्स। नेम चेंज हो सकते हैं क्योंकि IFRS उन्हें किसी और नाम से बुलाते हैं, कंपनीज एक्ट उन्हें किसी और नाम से बुलाता है। ठीक है, बैलेंस शीट को स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन कह दे, मुझे कोई इतराज नहीं। इनकम स्टेटमेंट को स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कह दे, कोई इतराज नहीं, लेकिन है 5 ये आपके सामने। इसका मतलब है अगर मैं इन्हीं 5 एलिमेंट्स को वेरीफाई कर लूं, ऑडिट कर लूं, तो मैंने कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट कर लिया। एग्री करते हैं? इनमें से अगर आप नोट करें तो 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसी हैं जो कि बाकी की 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट से बनती हैं। जैसे अगर आपने इससे पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट के कुछ क्वेश्चंस किए हैं तो आपको अंदाजा होगा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए हमें बैलेंस शीट दी जाती है, इनकम स्टेटमेंट दी जाती है और नीचे कुछ अदर इंफॉर्मेशन नोट्स के फॉर्म में दिए जाते हैं, वो फिक्स एसेट सेल परचेज के और शेयर इशू वगैरह के। यानी अगर हमारे पास इनकम स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट है, नोट्स अकाउंट्स है, क्या कैश फ्लो स्टेटमेंट हम बना सकते हैं? इसी तरह अगर आपने कभी स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी बनाई है तो आपको अंदाजा होगा स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी प्रिपेयर करने के लिए भी इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और नोट्स ऑफ अकाउंट्स की जरूरत पड़ती है। ये 3 चीजें आपके सामने हो, आप स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी भी बना सकते हैं। तो मुझे बताइए अगर एक स्टेटमेंट, एक चीज वेरीफाइड है, उस वेरीफाइड चीज से मैं कोई और चीज प्रिपेयर करता हूं, ये दूसरी चीज को वेरीफाई करने की जरूरत है कि ये बाय डिफॉल्ट वेरीफाइड होगी? तो कंक्लूजन के ऊपर आपको ला रहा हूं, कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 5 चीजें हैं, लेकिन अगर आप इनकम स्टेटमेंट को, बैलेंस शीट को, नोट्स ऑफ द अकाउंट्स को वेरीफाई कर लें तो फिर आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, आपको स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट इन्हीं तीनों से बनती है। तो अगर ये तीनों वेरीफाइड है तो जब इन तीनों की बेस पे आप ये दोनों स्टेटमेंट बनाएंगे ये बाय डिफॉल्ट वेरीफाइड होंगे। एग्री करता? तो इसका मतलब हमने जो 5 कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वेरीफाई करना था, अब 5 की बजाय हमने टेक्निकली 3 चीजों को वेरीफाई करना है प्रैक्टिकली। यहां तक क्लियर? अगली बात, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और नोट्स ऑफ अकाउंट। जरा सोच के मुझे बताइए, ये जो नोट्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं क्या ये कोई
अलहदा इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट के एरिया से अलहदा हट के कोई चीज होती है या उन्हीं से लिंक्ड होते हैं, उन्हीं से रिलेटेड, उन्हीं से लिंक होते हैं, ठीक है। जैसे इन्वेंट्री से रिलेटेड डिस्क्लोजर होंगे, फिक्स एसेट से रिलेटेड डिस्क्लोजर होंगे, टैक्स से, लीज से। काउंटिंग का बेहतर समझते आपको अंदाजा होगा कि जो ज्यादातर नोट्स होते हैं वो तो रिलेट कर रहे होते हैं रेलिवेंट एरिया से। तो मुझे बताइए, जब मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट कर रहा हूं, मुझे इनकम स्टेटमेंट को अलहदा, बैलेंस शीट के एरियाज को अलहदा वेरीफाई करना चाहिए और नोट्स शुदा अकाउंट्स को अलहदा वेरीफाई करना चाहिए कि जब मैं कोई इनकम स्टेटमेंट का एरिया वेरीफाई कर रहा हूं तो उससे रिलेटेड डिस्क्लोजर मुझे उसके साथ ही चेक कर लेने चाहिए। बताइए, जब मैं बैलेंस शीट का कोई एरिया वेरीफाई कर रहा हूं तो मुझे नोट्स शुदा अकाउंट उससे रिलेटेड डिस्क्लोजर अलहदा से चेक करने चाहिए कि इसके साथ ही चेक कर लेने चाहिए? ये ज्यादा बेहतर है कि जैसे ही मैंने फिक्स एसेट का एरिया किया साथ ही मैं उससे रिलेटेड डिस्क्लोजर भी चेक कर लूं कि पूरे बने कि नहीं बने। इसीलिए हम नोट शुदा अकाउंट्स को अलहदा से चेक नहीं करते, बल्कि इनको रिलेटेड इनकम स्टेटमेंट का जो एरिया है इसके साथ चेक कर लेते हैं, या बैलेंस शीट का एरिया जो है इसके साथ कर लेते हैं। अलहदा से चेक नहीं करते, वेरीफाई नहीं करते, ठीक है। ये जो प्रेजेंटेशन है ना, ये इस चीज से रिलेट करता है कि क्या हमने नोट शुदा अकाउंट्स जो हैं, जो डिस्क्लोजर्स हैं, वो सारे चेक कर लिए कि नहीं कर लिए। ये प्रेजेंटेशन का लफ्ज। तो अभी तक की डिस्कशन पे हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि अगर हम इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट, ये हमारे दो मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, इनको चेक कर लें तो टेक्निकली स्पीकिंग सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वेरीफाई हो जाती हैं। यहां तक मेरे साथ हैं? चलिए अब आगे चलते हैं। इसके बाद अब हमने चेक करना है इनकम स्टेटमेंट के लिए, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं पहले इनकम स्टेटमेंट, कि हमने अगर कोई इनकम स्टेटमेंट का एरिया वेरीफाई करना है तो उसकी वेरिफिकेशन कैसे होगी। लेकिन मुझे इससे पहले एक छोटी सी एग्जांपल बताइए। फर्ज कीजिए हम किसी ज्वेलर के पास गए और हमने अपनी जेब से कोई चीज निकाल के, कोई हार है, कोई अंगूठी है, उसके सामने रखी और उसे कहा, सर ये देखिए हम इसको बेचना चाहते हैं। वो क्या करेगा? वो उसका वेट करेगा और उसके लिहाज से हमें फौरन पेमेंट कर देगा। ऐसा करेगा क्या? वो बिल्कुल ऐसा नहीं करेगा। वो लाखों का मामला है। क्या वो पहले चेक करेगा कि ये सोना खालिस है कि नहीं, खरा है कि नहीं? बिल्कुल चेक करेगा। इसीलिए मुझे बताइए, हमारा जो काम है ना ऑडिटर का, ये ज्वेलर के काम से कहीं ज्यादा क्रिटिकल और सेंसिटिव है। ये सच में आपको बता रहा हूं, हमारा काम जो है वो ज्वेलर के काम से कहीं ज्यादा क्रिटिकल और सेंसिटिव है। तो बताइए, हमारे सामने इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट आई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हमने देखा वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स यानी ट्रायल बैलेंस से मैच करती थी, तो फौरन रिपोर्ट दे दें कि चेक करें सही है कि नहीं। बिल्कुल चेक करना सही है कि नहीं। अच्छा, वो जो ज्वेलर है उसने देखा वो जो हार था वो चमक रहा था, उसने कहा ये चमक रहा है, ये सोना है, ठीक है, और पेमेंट कर देगा। एक निशानी पूरी हुई सोने की, लेकिन क्या वो इस चीज पे पेमेंट कर देगा? वो नहीं करेगा, क्योंकि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। एक निशानी पूरी हुई, लेकिन उसके प्रोफेशन में कुछ और भी टेस्ट उन्होंने इजाद किए होंगे, कुछ और भी डिफरेंट एंगल से उसने अपने उस्तादों से सीखा होगा कि जब हमने देखना है कि सोना खरा है कि नहीं, हमने कौन से टेस्ट परफॉर्म करना है। अब मुझे नहीं पता कौन से टेस्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल, वो उसको हो सकता है थोड़ा कोई थोड़ी से टक करके देखे, सही है कि नहीं, थोड़ा रगड़ के देखे उसको, हो सकता है किसी तेजाब में उसको डुबो के देखे, जो भी उसके टेस्ट हो सकते हैं। वो जितने भी टेस्ट उसने सीखे हुए हैं, क्योंकि लाखों का मामला है, वो सारे टेस्ट पहले अप्लाई करेगा, हर एंगल से उसको चेक करेगा। जब सारे एंगल से चेक हो जाएगा कि ये सोना खरा है, फिर वो पेमेंट करेगा। अच्छा बताइए, अगर फर्ज कीजिए उसने 5 एंगल से 5 ऑब्जेक्टिव को सामने रख के टेस्ट किया कि इस चीज में ये भी क्वालिटी होनी चाहिए, ये भी होनी चाहिए, ये भी होनी चाहिए, फिर ये खालिस सोना होगा। 5 में से 4 पे वो ट्रू हो गया, 1 पे गलत हो गया, क्या वो पेमेंट कर देगा आपको? वो वापस कर देगा। इसी तरह याद रखिए, हमने भी जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करना है, हमारे भी सीनियर ऑडिटर्स ने हमें कुछ स्पेसिफिक एंगल्स बताए हुए हैं, कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव बताए हुए हैं, जिनको सामने रख के हमने किसी भी एरिया ऑफ इनकम स्टेटमेंट या एरिया ऑफ बैलेंस शीट को वेरीफाई करना है। और ध्यान में रखिएगा, उन्होंने जितने हमें ऑब्जेक्टिव, जितने एंगल्स बताए हैं, हमने सारे के सारे चेक करना है। इन्हीं एंगल्स को, इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को हम नाम देते हैं असर्शन। यानी असर्शन का मतलब क्या हुआ? वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव या एंगल्स
जो हमारे सीनियर ने हमें बताए हैं कि हमने पूरे करने हैं। किस वक्त? जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई कर रहे होंगे, जब किसी एरिया ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वेरीफाई कर रहे होंगे। हमारे सीनियर ने हमें 6 एंगल्स बताए हैं या 6 स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स बताए हैं जिनको हमने चेक करना है कि एरिया ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन 6 एंगल से, इन 6 ऑब्जेक्टिव्स के लिहाज से सही है कि नहीं। इनको नाम दिया जाता है असर्शंस। अब सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट के असर्शन समझते हैं। असर्शन टोटल कितनी है? 6 इनकम स्टेटमेंट। कोई एग्जांपल मुझे दे दीजिए, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट का कोई भी एरिया हम सेलेक्ट कर सकते हैं। आप कोई एक एरिया जो आपके ख्याल में ज्यादा अहम हो उसके एग्जांपल मुझे दे। चले सेल्स की आप कह रहे, चले सेल्स के एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने जब सेल्स को वेरीफाई करना है, ठीक है, तो क्या मुझे सेल्स जो इनकम स्टेटमेंट में फिगर आ रही है उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स ट्रायल वाले के साथ मैच कर लूं, मैच हो रही है, बस मेरा ऑडिट खत्म हो गया क्या? नहीं, बल्कि मैंने उसे वेरीफाई करना है। अब सेल्स को जब मैंने वेरीफाई करना है, बताइए क्या एक ही एंगल, एक ही ऑब्जेक्टिव टेस्ट करना है या कि एक से ज्यादा एंगल या ऑब्जेक्टिव है? ज्यादा एंगल ऑब्जेक्टिव है। जैसे मुझे यह देखना चाहिए कि सेल्स कंप्लीटली रिकॉर्ड हो गई कि नहीं हो गई, मुझे यह देखना चाहिए। मुझे यह भी देखना चाहिए कि सेल्स जितनी भी रिकॉर्ड हुई है वो अकर हुई थी कि नहीं। ये अलग-अलग एंगल, अलग ऑब्जेक्टिव है, ये अलग असर्शन है, ये अलग असर्शन है। पहली असर्शन क्या है? कंप्लीटनेस। दूसरी असर्शन, दूसरा मकसद क्या है हमारा जब हम सेल्स को वेरीफाई कर रहे होंगे? अकरेंस देखना है हमने। ये देखना है कि सेल्स कंप्लीट है कि नहीं, ये देखना है कि सेल अकर हुई थी कि नहीं। ये हमारे 2 असर्शन, फिलहाल 2 असर्शन को लेके एक्सप्लेन करता हूं। अब इन दोनों में फर्क क्या है, अटेंटिव होकर सुनिएगा जरा। कंप्लीटनेस का मतलब यह है जितनी भी ट्रांजैक्शंस अकर हुए सारी की सारी रिकॉर्ड हो गई कि नहीं। अकरेंस का मतलब यह है जितनी भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुई अकर हुई थी कि नहीं। भाई ये सेल्स की ट्रांजैक्शन अकर कब होती है? अगर जब गुड डिस्पैच, जब चीजें डिस्पैच कर दी जाती हैं और गुड डिस्पैच नोट बन जाता है, तब हम कहते हैं ये सेल्स अकर होगी। और रिकॉर्ड कब होती है? जब सेल इनवॉइस सेल्स के टी अकाउंट में एंटर कर दी जाती है, तब रिकॉर्ड होती है। सेल्स की ट्रांजैक्शन अकर कब होती है? जब गुड्स डिस्पैच नोट बनता है, चीजें डिस्पैच कर देते हैं और गुड डिस्पैच नोट बनाते हैं। सेल्स की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कब होती है? जब सेल इनवॉइस सेल्स के अकाउंट में एंटर कर दी जाती है, रिकॉर्ड कर दी जाती है। तो बताइए परचेज की ट्रांजैक्शन अकर कब होती है? जब चीजें रिसीव करते हैं और गुड रिसीट नोट प्रिपेयर करते हैं। और परचेज की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कब होती है? जब परचेज इनवॉइस परचेज अकाउंट में एंटर कर दी जाती है। समझ? तो कंप्लीटनेस में हम क्या देख रहे हैं कि जितनी भी ट्रांजैक्शन अकर हुई सारी की सारी रिकॉर्ड हो गई कि नहीं। अकरेंस में क्या देख रहे हैं? जितनी भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुई अकर हुई थी कि नहीं। देखिए दोनों अल्फाज एक जैसे मिलते जुलते हैं लेकिन अप्रोच का फर्क है। बात समझ आ रही है? अच्छा मुझे बताइए अगर बात समझ आ रही है आपसे। पहला केस, गुड डिस्पैच नोट हमारे बने हैं 10 और सेल्स के अकाउंट में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुई है 8। जरा बताइए कौन सी असर्शन वायलेट हुई है? कंप्लीट होता के लिखा हुआ था, इसीलिए बता दिया ना आपने। क्या सोच के बताया? सोच के बता कि अगर गुड डिस्पैच नोट बने 10 और ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुई 8, इसका मतलब है ट्रांजैक्शन कंप्लीटली रिकॉर्ड नहीं हुई। 2 ट्रांजैक्शन ऐसी हैं जो रिकॉर्ड नहीं हुई, तो कौन सी असर्शन वायलेट हुई? कंप्लीटनेस। आगे चलते हैं। अगर गुड डिस्पैच नोट बने 10 और ट्रांजैक्शंस इन रिकॉर्ड हुई सेल्स अकाउंट में 12, अब कौन सी असर्शन वायलेट हुई? अब कंप्लीटनेस नहीं हुई, क्योंकि जितनी ट्रांजैक्शन थी सारी की सारी रिकॉर्ड हो गई हैं। अब मसला कंप्लीटनेस का नहीं, मसला यह है कि 2 एक्स्ट्रा रिकॉर्ड हो गई हैं। ये फेक है, यानी ये वो ट्रांजैक्शन है 2 जो कि अकर नहीं हुई, रिकॉर्ड हो गई अकर नहीं हुई। तो कौन सी असर्शन वायलेट हुई हमारी? अकरेंस की। अब ये कंप्लीटनेस और अकरेंस समझ आ गया आपको? अगर समझ आ गया तो मुझे बताइए ये कंसेप्ट आपको ऐसे नहीं लग रहा जैसे पहले कभी हमने डिस्कस किया हो
रेलिवेंस वाले में डिस्कस किया था, याद है? और अभी थोड़ी देर पहले डायरेक्शनल टेस्टिंग में भी डिस्कस किया है। तो जरा मुझे बताइए कि कंप्लीटनेस का ताल्लुक किससे लग रहा है आपको, अंडर स्टेटमेंट से कि ओवर स्टेटमेंट से? शाबाश, अंडर स्टेटमेंट से। और अकरेंस का ताल्लुक किससे लग रहा है? ओवर स्टेटमेंट से। परफेक्ट, ठीक है। ये बात, इसका मतलब ये हुआ कि असर्शन टेस्टिंग में डायरेक्शनल टेस्टिंग तो शामिल है, इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं। कंप्रीहेंसिव अप्रोच है ये, ठीक है। बाकी आसान है। कंप्लीटनेस का मतलब क्या है कि जितनी भी ट्रांजैक्शन अकर हुई हैं सारी की सारी रिकॉर्ड हो गई हो, ये कंप्लीटनेस है। अकरेंस का मतलब क्या है? जितनी भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुई है, अकर हुई है कि नहीं। अब देखिए किताबों में स्टैंडर्ड में से किस अल्फाज से वो बताते हैं अकरेंस के लिए निस्बतन आसान अल्फाज। कहते हैं ऑल ट्रांजैक्शन, हमने चेक क्या करना है कि जितनी भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुई है एक्चुअली अकर हुई है कि नहीं। रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन चेक क्या करना है हमने अकरेंस में, रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस हैव एक्चुअली अकर्ड। और कंप्लीटनेस में क्या चेक करना है, ये समझ आ गया? ऑल अकर होना क्या चाहिए है, क्या जो भी अकर हुई है वो रिकॉर्ड हो गई है क्या नहीं। अकरेंस में क्या देख रहे हैं, रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन अकर हुई है क्या नहीं। कंप्लीटनेस में क्या देख रहे हैं, रिकॉर्डेड हुई। अच्छा बताइए, मैं आपसे ये कहता हूं कि 10 जेडीएन थे, गुड डिस्पैच नोट, रिकॉर्ड 8 हुई, कंप्लीटनेस की असर्शन वायलेट हुई, यानी ट्रांजैक्शन सारी की सारी रिकॉर्ड नहीं हुई। जरा ढूंढो वो वाली 2 ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड नहीं हुई। सैंपल कहां से उठाएंगे, रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन से या के सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट से। यस, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट से, क्योंकि वो जो 2 रिकॉर्ड नहीं हुई वो यहां पड़ी हुई हैं, वो यहां तो नहीं पड़ी हुई। तो बताइए, अगर गुड डिस्पैच नोट है 10 और ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गई है 12 और हमने वो 2 ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करनी है जो फेक हुई हैं, एक्चुअली अकर नहीं हुई थी, उनका गुड डिस्पैच नोट नहीं है, तो बताइए उन 2 फेक ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए सैंपल कहां से उठाएंगे, रिकॉर्डेड अमाउंट से या के सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट से। रिकॉर्डेड अमाउंट से, करेक्ट, यहां से मिलेगा। वो 2 यहां पड़ी हुई है, इधर थोड़ी है, ठीक है। रेलिवेंस वाला कंसेप्ट आपको याद आ रहा होगा। तो अकरेंस में क्या देखना हमने, रिकॉर्ड हुई जो रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन है एक्चुअली अकर्ड। कंप्लीटनेस में क्या देखना है, अगर ट्रांजैक्शन है बीन रिकॉर्डेड। अच्छा, कंप्लीटनेस को उसने थोड़े से दूसरे सेंटेंस में बताया, जरा सेंटेंस बड़ा इंटरेस्टिंग सेंटेंस है, जरा सुनिएगा। असल मतलब क्या है कंप्लीटनेस का, जितनी भी ट्रांजैक्शन अकर हुई हैं रिकॉर्ड हो गई है। इसको बताता कैसे है, सुनिएगा जरा। ये नहीं कहता ऑल ट्रांजैक्शन विच हैव अकर्ड हैव बीन रिकॉर्डेड, क्या कहता है, ऑल ट्रांजैक्शन विच शुड हैव बीन रिकॉर्डेड हैव बीन रिकॉर्डेड। ऑल ट्रांजैक्शन विच शुड हैव बीन रिकॉर्डेड हैव बीन रिकॉर्डेड। जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होनी चाहिए थी रिकॉर्ड हो गई हैं। अब ये तो अंडरस्टूड है कि वो ट्रांजैक्शन कौन सी रिकॉर्ड होनी चाहिए, जो कर हुई है, लेकिन उसने लफ्ज वो इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है। कि स्टूडेंट गए यार बता कंप्लीटनेस रहे हो और लफ्ज अकरेंस का यूज कर रहे हो, ठीक है। देखिए दोनों सेंटेंस हैं एक बराबर, मतलब एक ही उनका, ठीक है। वो अंग्रेज है ना जिसने बनाया, उसके लिए दोनों अल्फाज एक, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। हमारे स्टूडेंट को ये वाला सेंटेंस थोड़ा सा मुश्किल लगता है, ऑल ट्रांजैक्शन विच शुड हैव बीन रिकॉर्डेड हैव बीन रिकॉर्डेड। स्टूडेंट एक दफा आ गया, कहता है सर इधर हैव बीन रिकॉर्डेड 2 दफा लिखा गया गलती से, एक दफा काट दूं। भाई नहीं काटना यार, वो सही लिखा हुआ है, वो इंग्लिश का मसला। कहता नहीं सर देखना, खुद देख लें, डुप्लीकेट हुआ हुआ है। मैंने कहा हुआ है, सही हुआ हुआ है, मतलब उसका ये है कि जो रिकॉर्ड होनी चाहिए थी रिकॉर्ड हो गया। क्लियर हो गया। अच्छा बताइए, 10 ट्रांजैक्शन थी, 8 रिकॉर्ड हुई, 10 ट्रांजैक्शन थी 12 रिकॉर्ड हुई, 10 ट्रांजैक्शन थी 10 की 10 ही रिकॉर्ड हुई। हर ट्रांजैक्शन के साथ 1 0 एक्स्ट्रा लगता गया। यहां पे फर्क रखिएगा, कंप्लीटनेस और अकरेंस का ताल्लुक है नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन के साथ, ना अमाउंट के साथ नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि ट्रांजैक्शन तो उतनी ही रिकॉर्ड हुई हो, अमाउंट गलत हो गई हो, तो उसको भी हमें चेक करना चाहिए कि वो चेक नहीं करना, इसको भी चेक कर, उसको क्या कहते हैं, एक्यूरेसी।
ठीक है, अब सुनिए, गलत अमाउंट ट्रांजैक्शन 10 की 10 रिकॉर्ड हुई, अक्रस भी ओके, कंप्लीटनेस भी ओके, अमाउंट गलत रिकॉर्ड हुई, अकाउंट गलत है, अमाउंट गलत है, एक्यूरेसी, अकाउंट गलत है, क्लासिफिकेशन, मतलब फिक्स एसेट को सेल किया, सेल्स इनकम में डाल दिया ताकि ग्रॉस प्रॉफिट ओवरस्टेट हो जाए। ठीक है, फिर बाद में कहा ऑडिटर से, सर नेट प्रॉफिट तो ठीक है ना, साइन कर दे रिपोर्ट। क्या ठीक है नेट प्रॉफिट के मिस स्टेटमेंट है? क्लासिफिकेशन भी देखनी है हमने। फिर बताइए, अमाउंट गलत है, अकाउंट गलत है, साल गलत है, पीरियड गलत, कट ऑफ। पुराने जमाने के जो सादा मैनेजमेंट हुआ करते थे ना, वो फ्रॉड कैसे किया करती है, ये इस तरह फेक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर ले, वो पकड़े जाते थे। अब की मैनेजमेंट क्या कर, कहते हैं नहीं ट्रांजैक्शन जेन्युइन होगी, हम फिर भी प्रॉफिट को ओवरस्टेट करेंगे जेन्युइन ट्रांजैक्शन के साथ। कैसे? वो कहते हैं कि 31 दिसंबर ये एंड है ना, अगले साल जनवरी की कुछ इनकम की ट्रांजैक्शन इस साल में रिकॉर्ड कर दो, और इस साल दिसंबर के कुछ एक्सपेंसेस अगले साल जनवरी में ट्रांसफर कर दो। ट्रांजैक्शन जेन्युइन है, लेकिन ये पीरियड आगे पीछे करके प्रॉफिट को ओवरस्टेट कर दिया। ये भी तरीका फ्रॉड करना है। हमने मैनेजमेंट से पूछा, हैरान हो गए। हमने कहा यार चलो इस महीने प्रॉफिट ओवरस्टेट हो गया, अगले साल तो इसका इफेक्ट आएगा, तो साफ तो बराबर हो जाएगा। तो सीएफओ कहने लगा, सर मैं इस साल का अपना बोनस तो खरा करूं, अगले साल तो मैंने रिजाइन करके निकल जाना है, या फिर अगले साल की अगले साल देखेंगे, उस वक्त उससे अगले साल की ट्रांजैक्शन आगे पीछे कर लेंगे। तो ये ध्यान में रखिए, कट ऑफ भी चेक करना है हमने। अगर कट ऑफ सही नहीं तो भी इसका मतलब होगा कि एरिया गलत है। फिर से बताइए, अमाउंट गलत, अकाउंट गलत, पीरियड गलत, अच्छा प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर आईएफआरएस के मुताबिक है कि नहीं है। प्रेजेंटेशन में क्या चेक करते हैं हम, डिस्क्लोजर आईएफआरएस के मुताबिक है कि नहीं। ठीक है, सेल से रिलेटेड कोई डिस्क्लोजर, मैं वैसे अकाउंटिंग का एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन आप एक्सपर्ट, लेकिन शायद आप बता सके, सेल से रिलेटेड कोई डिस्क्लोजर है आईएफआरएस में? आईएफआरएस में रेवेन्यू, हाँ रेवेन्यू से रिलेटेड आईएस 18 कोई डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है, होंगी मेरा ख्याल है। हाँ वो शायद एक्सपोर्ट को डिस्क्लोज करना होता है अलग से, हाँ एक्सपोर्ट को अलग, हाँ वो सेल रिलेटेड पार्टी को सेल किया है, वो भी अलग डिस्क्लोजर। और शायद एक थोड़ा सा मुश्किल स्टैंडर्ड है, वो हम पढ़ा करते थे, एक सेगमेंट रिपोर्टिंग का हुआ करता था, सेगमेंट इंफॉर्मेशन, वो नहीं पढ़ा हुआ आपने? हाँ जी, चलिए। तो फिर इसका मतलब है, याद रखिए हर एरिया से रिलेटेड कुछ ना कुछ डिस्क्लोजर है, किसी के डिस्क्लोजर कम होंगे, किसी के ज्यादा होंगे, ये बात लदा बात। तो हमने प्रेजेंटेशन में चेक क्या करना है कि वो आईएफआरएस के मुताबिक डिस्क्लोजर दिए हैं कि नहीं। ये असल में नोटशुदा अकाउंट्स को चेक कर रहे हैं, लेकिन हम लैदा करने की वजह साथ साथ कर रहे हैं। क्लियर हो गई बात? अब बताइए, ये अजर्शन समझ आई? अब जैसे ज्वेलर ने सारे टेस्ट कर लिए, सारे टेस्ट पास, वो खुश होकर आपको पेमेंट करेगा, सर खरा सोना मेरे पास लेके आए, ये बढ़िया पैसे। उसी तरह जब हमने किसी एरिया ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, जैसे सेल्स है, इस एरिया ऑफ इनकम स्टेटमेंट जैसे सेल्स है, पेरोल है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर्स वगैरह है, उनको वेरीफाई करना है, तो बताइए ज्वेलर की तरह हमने कितने एंगल, कितने ऑब्जेक्टिव से टेस्ट करना है? इनको नाम देते हैं अजर्शंस। अजर्शन समझ आए? अब आइंदा तो नहीं पूछेंगे सर अजर्शन का मतलब क्या है, 100% कंफर्म में पूछेंगे आप, 100% का कोई बात नहीं, मैं इसीलिए आता हूं, मैं इंशाल्लाह बताऊंगा आपको, लेकिन उस वक्त इतना डिटेल से नहीं बताऊंगा, ठीक है, वो ब्रीफ। तो अजर्शन का मतलब क्या हुआ, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव या एंगल्स जिससे हमने किसी भी एरिया ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वेरीफाई करना है। तो अगर कोई हमसे पूछे इनकम स्टेटमेंट के अजर्शंस क्या है, नहीं बताते हैं, ठीक है। अच्छा, इनकम स्टेटमेंट को अकाउंटेंट्स कहते हैं इनकम स्टेटमेंट, ऑडिटर इसके लिए एक दूसरा नाम रखा हुआ उन्होंने, वो दूसरा नाम बता दूं कि यही ठीक है? हाँ बता, वो सुन लें, फिर याद रखना है। वो इनकम स्टेटमेंट का इनकम स्टेटमेंट नहीं कहते हैं, वो इसको कहते हैं क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन। क्या कहते हैं? क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शंस, क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शंस। तो बैलेंस शीट के एरियाज को, फिर बैलेंस शीट को वो बैलेंस शीट नहीं कहते, वो कहते हैं शाबाश अकाउंट बैलेंस। अच्छा, क्यों कहते हैं ये भी तो समझ, ये भी पूछते होते हैं ना आप कि इसको क्यों कहते हैं,
तो पूछे ना, हाँ क्यों कहते, सुन लें, क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन जो है, क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन, इसमें पूरे साल की ट्रांजैक्शन आ रही होती है इनकम स्टेटमेंट में, जबकि बैलेंस शीट में सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस आ रहा होता है। इसीलिए इसे वो कह रहा है अकाउंट का बैलेंस है भाई सिर्फ इधर, और इधर पूरे पीरियड की क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन यानी ग्रुप ऑफ ट्रांजैक्शन है। तो आइंदा हम इनकम स्टेटमेंट का एरिया या बैलेंस शीट का एरिया ऐसे कहने के बजाय हम क्या करेंगे, क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन या अकाउंट बैलेंस। यहां बात समझ आ, वो कैश फ्लो को कर ही नहीं रहे ना, वो तो पहले रूल आउट कर दिया मेरे भाई। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। मुझे बताइए, अगर हम ज्वेलर के पास जाएं और सोने की बजाय उसे हीरा निकाल के दे दें, पहला क्वेश्चन, वो वेट करके पेमेंट कर देगा? कभी भी नहीं करेगा। तो उसको क्या करेगा, कुछ ना कुछ टेस्ट करेगा, चेक करेगा, जो उसने अपने उस्तादों से सीखे होंगे, जो उसने अपने उस्तादों से सीखे होंगे, वो डिफरेंट एंगल से डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स को सामने रख के उसको टेस्ट करेगा। अच्छा सोच के बताइए, क्या ये टेस्ट वैसे ही होंगे जैसे सोना खरा है कि नहीं वो चेक करने के लिए टेस्ट किए थे, कि हो सकता है कुछ सेम हो कुछ डिफरेंट हो? क्योंकि अब की बार थोड़ी मारेगा, वो हो सकता है उसके टुकड़े टुकड़े हो जाए, वो तो किसी काम का ना रहे। ठीक है, इसीलिए वो डिफरेंट है। मुझे बताइए, क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शंस के एरिया को चेक कर लिया हमने, बैलेंस शीट के एरियाज को, सॉरी अकाउंट बैलेंस के एरियाज को चेक करना है, उसकी भी कुछ असर्शन होंगी। क्या वही असर्शन होगी जो इनकम स्टेट क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन की है, या क्या हो कुछ वही हो कुछ डिफरेंट हो? अब देखते हैं कि अकाउंट बैलेंस की असर्शन कौन कौन सी है। मैंने अपने सीनियर से कहा, सर मुझे बड़ा शौक है ऑडिट करने का, मुझे कोई एरिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट दीजिए वेरीफाई करने के लिए। सीनियर ने कहा, ये एक बैलेंस शीट में व्हीकल्स आ रहे हैं, 10 व्हीकल्स एट द रेट ऑफ 10 लाख ईच, टोटल अमाउंट 1 करोड़ है, जाओ इसको वेरीफाई करो। मैं कहा लीजिए सर, ये कौन सा मुश्किल काम है, मैं अभी करके आता हूं। मैं क्लाइंट के पास गया और मैंने क्लाइंट से कहा, सर जरा दिखाइए व्हीकल्स किधर है आपकी, उधर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 10 व्हीकल्स लिखा हुआ है, किधर है 10 व्हीकल्स? क्लाइंट मुझे वेयर हाउस में ले गया, वहां मैंने गिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 की 10 व्हीकल्स खड़ी थे। मैं कहा बिल्कुल ठीक है, टिक लगाया। मैनेजर से आगे कहा, सर देखिए ऑडिट कंप्लीट कर लिया, अब घर जाऊं मैं, छुट्टी दे दी मुझे, क्या मुझे छुट्टी मिल जाएगी? कहेगा नहीं, अभी तो तुमने सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव चेक किया है, अभी सिर्फ एक एंगल से चेक किया है, जरा बताइए किस एंगल से, कौन सी असर्शन, एग्जिस्टेंस। वो कहता है बाकी टेस्ट भी करने हैं, बाकी एंगल से भी, बाकी ऑब्जेक्टिव्स को भी चेक करना है। मैंने कहा अच्छा वाकई सर, एग्जिस्टेंस चेक कर लिया हमने। मुझे एग्जांपल याद आ गई वो बिल्डिंग वाली कि क्लाइंट की थी ही नहीं। मैंने कहा नहीं अब तो असर्शन टेस्टिंग अप्रोच है, ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है। क्लाइंट के पास चला गया, मैंने कहा हो ना हो तुम लोगों ने किराए की गाड़ियां ला के यहाँ खड़ी की हुई है। क्लाइंट कहने का नहीं सर देखिए हमारी अपनी है, हम आपको इनकी सारी रजिस्ट्रेशन बुक दिखा देते हैं। उसने मुझे सारी गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन बुक दिखाई, हर बुक में मैंने देखा वो कंपनी के नाम पे ट्रांसफर हुई थी गाड़ी। ठीक है, अब बताइए मैंने कौन सी असर्शन चेक की, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। अच्छा इसमें ये चूंकि अकाउंट बैलेंस शीट में एसेट भी आते हैं लायबिलिटीज भी आते हैं, तो राइट बेसिकली एसेट्स के लिए है, ऑब्लिगेशन लायबिलिटीज। लेकिन जब भी आपने यूज करना है इसे सिंगल वर्ड के तौर पे यूज करना है। एसेट्स के लिए पूछे कौन सी असर्शन, आपने सिर्फ राइट नहीं लिखना, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन लिखना है, क्योंकि हम पूरा असर्शन एक बताते हैं। मैं मैनेजर के पास भागा आया, मैनेजर से मैंने कहा सर ये देखिए मैंने ये भी चेक कर लिया एसेट मौजूद है, मैंने ये भी चेक कर लिया कि वो क्लाइंट के ही हैं, अब घर जाऊं, बताइए क्या ऑडिट कंप्लीट हो गया? क्या सारी की सारी असर्शन सेटिस्फाई हो गई? नहीं होगी, अभी कुछ ऑब्जेक्टिव रहते हैं, अभी कुछ एंगल्स रहते हैं जिनसे हमने एसेट को टेस्ट करना है। सीनियर ने कहा भाई तुमने वो सुना नहीं, चलती का नाम गाड़ी, भाई इशारा अकलमंद को इशारा काफी होता है, मुझे समझ आ गई। मैंने कहा सर आपकी बात समझ गया, बस आगे नहीं बोलना आपने। क्लाइंट के पास चला गया, मैंने कहा भाई मुझे ये बताओ गाड़ी चलती है कि नहीं चलती तुम्हारे? ये तो नहीं है कि गाड़ी को चाबी लगाओ वो चलती नहीं है, उधर ही जाम पड़ी है, इंजन जो है वो सारे चोरी करके ले गए लोग। तो मैंने जाके देखा, फर्ज कीजिए पहली सिचुएशन, गाड़ी को चाबी लगाई, गाड़ी चलती, कोई गाड़ी नहीं चलती। अब देखें एग्जिस्टेंस भी है, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन भी है। अब जो गाड़ी चले ना, क्या उसे गाड़ी कहेंगे? नहीं, वो तो कबाड़ है हमारा, वो तो कबाड़िया खरीदेगा लोहे के भाव।
इसका मतलब है हमें उस पे इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड करके उसे लोहे के भाव पे वैल्यू करना चाहिए। लेकिन अगर फर्ज कीजिए मैंने स्टार्ट किया, गाड़ी स्टार्ट हो गई, लिबर्टी का चक्कर लगा के मैंने आया और गाड़ी सही चल रही है, सारी गाड़ियां चेक कर ली, इसका मतलब क्या है कि वो जो वैल्यू लिखी गई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वो ठीक है, गाड़ी की वैल्यू, गाड़ी की बुक सही गाड़ी चल भी रही है। अब मैंने आके मैनेजर से पूछा, सर हाँ अब जाऊं, बताइए क्या मुझे छुट्टी मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। वो कहेगा भाई अभी कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव रहता है, अभी कुछ एंगल्स रहते हैं जिनसे हमने इस एरिया ऑफ बैलेंस शीट को चेक करना है। कौन सा? क्लासिफिकेशन। मैंने कहा हाँ सर, मेरे जहन में तो पहले बात आई नहीं। वो हो सकता है कि क्लाइंट कुछ फिक्स एसेट्स को उसने कहीं करंट एसेट में क्लासिफाई ना कर दिया हो। किस लिए? ताकि करंट रेशो इंप्रूव हो जाए, क्योंकि बैंक ने लोन देते हुए कहा था कि अगर तुम्हारी करंट रेशो 1:1 से नीचे आई ना तो मैं सारे का सारा लोन फौरी वापस ले लूंगा। ठीक है, क्योंकि जब कोई कंपनी डूब रही होती है तो बैंक उसके डूबने का इंतजार नहीं करते, फौरन पैसे सारे निकाल लेते हैं। मेरे को लगता है उस करंट रेशो को इंप्रूव करने के लिए इन्होंने फिक्स एसेट्स को करंट एसेट्स में क्लासिफाई किया होगा, लेकिन मैंने देखा तो ऐसी कोई मिस क्लासिफिकेशन नहीं थी। तो बताइए मैंने कौन सी एसेशन वेरीफाई की? क्लासिफिकेशन। फिर उसके बाद मैंने कहा सर अब कौन सी एसेशन? उन्होंने कहा एक और रह गई। कौन सी? कंप्लीटनेस। मैंने कहा इसका क्या मतलब? अच्छा प्रैक्टिकली सुन लीजिए, प्रैक्टिकली कंप्लीटनेस की एसेशन वेरीफाई करना ज्यादा मुश्किल है बाकी के एसेशन की निस्बत। मैनेजर ने मुझे कहा जरा सोचो कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कंपनी के अकाउंट से जो पैसे निकले हैं उनसे 11 गाड़ियां खरीदी गई हों और 10 गाड़ियां कंपनी के अकाउंट में रिकॉर्ड कर ली गई हैं, एक गाड़ी ऐसी है जो सीएफओ के घर में खड़ी है। जरा सोचिए पॉसिबिलिटी है कि नहीं है? इसका मतलब है इस सिचुएशन में गाड़ियां कंप्लीटली रिकॉर्ड नहीं होंगी। तो ये भी हमने इसे भी चेक करना चाहिए, कंप्लीटनेस को भी चेक। लेकिन फिर सुन ले, कंप्लीटनेस को वेरीफाई करना थोड़ा सा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट में नॉट प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन टू ऑडिटर। मैनेजमेंट हो सकता है हमें उनके बारे में कुछ बताए ही ना। क्या ऐसा हो सकता है? अच्छा क्या मुझे शक है, अगर सीएफओ के घर की तलाशी ले सकता हूं 11वीं गाड़ी ढूंढने के लिए? ऑडिटर डज नॉट हैव लीगल पावर टू सर्च। ठीक है, इसीलिए याद रखें कि ये हमने कंप्लीटनेस की सेशन भी चेक करनी है, वेरीफाई करनी है, लेकिन ये थोड़ी सी मुश्किल होती है। और आखिरी सेशन कौन सी है? प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर का मतलब क्या होता है कि हमारे प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है कि हमारे जो डिस्क्लोजर्स हैं आईएफआरएस के मतलब। अच्छा जरा मुझे बताइए फिक्स एसेट से रिलेटेड क्या आईएफआरएस कोई डिस्क्लोजर रिक्वायर करता है? क्या डिस्क्लोजर? वो फिक्स एसेट शेड्यूल वो बड़ा लंबा चौड़ा सा होता है। अच्छा क्या उनको मॉर्गेज करवा के लोन लिया हो उसका अलग से डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड है? तो यही चीजें हमने देखनी है कि डिस्क्लोजर आईएफआरएस के मुताबिक पूरे हैं के। तो अब मुझे बताइए क्या समझ आ गई आपको कि असर्शन क्या है? ठीक है, और कंक्लूजन क्या है? रिमाइंड कीजिए, कल एक लफ्ज पढ़ा था रिस्क एट असर्शन लेवल, यही है वो असर्शन। ये है, यानी हमने देखना है कि इनमें से कौन सी असर्शन में ज्यादा रिस्क है। हर असर्शन को वेरीफाई करना है कि कुछ को वेरीफाई करना है, कुछ को नहीं करना, सबको करना है। हाँ, जिनमें रिस्क, जिस असर्शन में रिस्क ज्यादा है और जिस असर्शन में रिस्क कम है, कम प्रोसेसर। ठीक है मेरे भैया, अभी ठहर जाए, अभी थोड़ा सा टाइम है, 2 मिनट दीजिए, क्विक रिवीजन कर लूं ताकि सारा कंसेप्ट जो है वो फ्रेश हो जाए। कंसेप्ट स्टार्ट का हाँ, कंक्लूजन यही बताया। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि कल जो रिस्क एट असर्शन लेवल का कंसेप्ट पढ़ा था वो सारी असर्शंस यही हैं और हमने देखना है इन असर्शन में किन में रिस्क ज्यादा है, किन में कम। जिनमें रिस्क ज्यादा है वहां पे ज्यादा टेस्ट ऑफ कंट्रोल सब्सटेंटिव प्रोसीजर, जिनमें रिस्क कम है इन असर्शन में उनमें कम टेस्ट ऑफ कंट्रोल सब्सटेंटिव प्रोसीजर। क्लियर हुए बात? अब सुन लीजिए, कल हमने लेक्चर कहां पे छोड़ा था? कल हमने देखा था कि ऑडिटर प्रोसीजर 7 टाइप्स ऑफ प्रोसीजर परफॉर्म करता है
तीन फेजेस पे, तीन स्टेजेस में, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर लैदा स्टेज, टेस्ट ऑफ कंट्रोल लैदा स्टेज, सब्सटेंटिव प्रोसीजर लैदा। तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर हमने ये सीखा था कैरेक्टर प्रोसीजर परफॉर्म करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। आज हमने ये सीखा कि उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वेरीफाई करते हुए ऑडिटर की अप्रोच क्या है, और हमने ये सीखा कि जब ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वेरीफाई करता है तो वो पहले इनकम स्टेटमेंट के एरियाज को लैदा कर लेता है, बैलेंस शीट के एरियाज को लैदा कर लेता है। इनकम स्टेटमेंट के एरियाज की 6 अजर्शन है, हर अजर्शन को अलग-अलग प्रोसीजर परफॉर्म करके वेरीफाई करता है। जहां पे जिस अजर्शन में रिस्क ज्यादा होगा वहां पे सब्सटेंटिव प्रोसीजर ज्यादा, जिस अजर्शन में रिस्क कम होगा वहां पे सब्सटेंटिव प्रोसीजर कम। इसी तरह अगर उसने बैलेंस शीट यानी काउंट बैलेंसेस के एरियाज को वेरीफाई करना है तो इसमें काउंट बैलेंस के एरिया को 6 अजर्शंस में क्लासिफाई करेगा। वो हर अजर्शन के लिए अलग-अलग सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करेगा, छोड़ेगा किसी को नहीं। हाँ, जिस अजर्शन में रिस्क ज्यादा है वहां पे प्रोसीजर ज्यादा होंगे, जिस अजर्शन में रिस्क कम है वहां पे रिस्क कम होंगे। ये बात समझ आ गई? चलिए नॉर्मली मुझे बताइए, आपके ख्याल में लायबिलिटीज का ऑडिट करते हुए, ये हट के क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ठीक है, लायबिलिटीज का ऑडिट करते हुए सबसे अहम अजर्शन कौन सी होगी? लायबिलिटीज का ऑडिट करते हुए कंप्लीटनेस या एग्जिस्टेंस? कंप्लीटनेस, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि क्लाइंट ने हो सकता है कि कुछ लायबिलिटीज रिकॉर्ड ना की हो। ठीक है, हमने इस तरह सोचना है, ये इस तरह हमने सोचना है कि इसमें क्लाइंट का मकसद क्या हो सकता है, क्या गड़बड़ कर सकता है। तो ये डिफरेंट एरिया में डिफरेंट अजर्शन में रिस्क ज्यादा होगा, किसी में रिस्क कम होगा। यहां पे लेक्चर का कंक्लूजन खत्म होता है। लेक्चर यहां पे आप 2 मिनट और लगा के रीडिंग कर लीजिए। रीडिंग कर